हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम विपिन कुमार और आप लोग देख रहे हो वीआईपी एडवांस टेक। तो आप सभी का स्वागत है एसएससी जेईई की भोकाल सीरीज़ में। जो कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रहेगा, वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हमारा 50 लेक्चर्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि आज हमारी क्लास नंबर 9 होने वाली है। यहाँ पे हम लोग 10,000 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं और सभी एमसीक्यू क्या है, हमारे जो भी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है उसी के होने वाले हैं। तो इससे आप लोग को अपनी नॉलेज चेक करने का भी मौका मिलेगा, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। उससे पहले मैं आप लोग के लिए कुछ लेकर के आया हूँ। देखिए, ये वही मैम हैं जिन्होंने इस बार एसएससी जेईई में 2018 में जिनकी ए आई आर कितनी है, 1 है। ठीक है, ये वही कविता त्रिपाठी हैं। तो गाइज़, ये आप लोग को सिर्फ मोटिवेट करने के पर्पज़ से फ़ोटो इंक्लूड की गई है कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर हैं। डिप्लोमा होल्डर हैं। अगर एक डिप्लोमा होल्डर AIR 1 स्कोर कर सकती है तो यार आप लोग भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लगातार अपनी मेहनत करते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्प्ले हो रहा है, सब लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। हमको बताना है डोमेस्टिक पर्पज़ के अकॉर्डिंग जो हमारा पर कैपिटा, देखिए पर कैपिटा का मतलब होता है कि पर पर्सन, ठीक है, पर डे कितना आप लोग का वाटर कंज्यूम करता है, वो आप लोग की क्या होती है, कंजम्पशन कैपेसिटी उसकी हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है वो कितना आप लोग को डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए वाटर कंजम्पशन बताता है। 85 लीटर पर डे पर कैपिटा बताता है, 135 बताता है, या 175 के बारे में आप लोग को बताता है, या 273। तो सब लोग अपना सही आंसर चूज कर लेंगे। तो देखिए, जिस किसी का भी आंसर 135, जिसने भी अपना सेलेक्ट किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, 135 लीटर पर डे पर पर्सन। ठीक है, पर पर्सन पर डे जो है हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके बारे में बताता है कि एक पर्सन जो है एक दिन में डोमेस्टिक पर्पस से 135 लीटर पानी क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इससे रिलेटेड बनने वाले और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पर कैपिटा का मतलब होता है कि एक दिन में एक पर्सन कितना वाटर कंज्यूम कर लेता है, तो वो उसकी क्या हो जाती है, कैपेसिटी हो जाती है। तो पर कैपिटा डिमांड को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये आप लोग के पास फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं। बाकी जो मेन चीज़ है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा होने कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, एक तो पर पर्सन होता है, एक हमारा पर कैपिटा पर डे होता है, और कितने लीटर जो है पर पर्सन पर डे यूज़ कर रहा है, और कितने लीटर पर कैपिटा पर डे यूज़ कर रहा है, और कितने लीटर पर हेड पर डे कैलकुलेट करा जा रहा है। तो ये तीनों तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसको, वाटर डिमांड को अपनी। उससे अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे, देखिए ये हमारा एक तो पॉइंट बनता है कि डोमेस्टिक पर्पस से हमको कितना वाटर चाहिए होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड बोलता है कि या तो 135 से 200 लीटर पर 135 आप यूज़ कर लीजिए, या 200, यानी कि 135 से लेकर के 200 तक आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड कितनी होती है, तो 50 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है हमारी। उसके बाद अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल या कॉमर्शियल वाटर डिमांड की बात करें तो वो हमारा 200 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है। और अगर पब्लिक यूटिलिटी की बात करें तो 10 होती है। तो इस तरीके से जब हम टोटल टोटल डिमांड की बात करें तो टोटल डिमांड आती है हमारी 270। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, टोटल डिमांड अगर आपसे पूछे तो 270 ऑप्शन आपको मिलेगा। और अगर केवल और केवल डोमेस्टिक आपसे मालूम कर ले तो डोमेस्टिक के लिए आप लोग का 135 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो लेड से रिलेटेड है, लेड कंटेंट को लेकर के है। तो क्वेश्चन में हमसे मालूम कर रहा है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 10500 इस टू 1991 मैक्सिमम लेड, लेड क्या होता है हमारा, पीबी होता है, लेड कंटेंट अलाउड इन ड्रिंकिंग वाटर इज़। आपको बताना है कि आप कितना लेड अलाउ कर सकते हो। हमको पता है कि लेड क्या होता है सर, हमारा टॉक्सिक एक मेटल होता है। और अगर टॉक्सिक मेटल होता है तो हम इसको कितना अलाउ कर सकते हैं कि अगर उस लिमिट तक है वाटर में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका सही आंसर बताएंगे सब लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो अलाउेबल लिमिट होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड वो बोलता है कि आप लोग 0.15
मिलीग्राम पर लीटर तक आप क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया था, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि जो पीबी होता है ना, सॉरी पीबी की बात कर रहा है, ये हमारा क्लोरीन के लिए होता है। तो पीवी की बात कर रहा है, तो पीवी के लिए जो हो जाएगा हमारा, पीवी के लिए वो हो जाएगा हमारा 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बात कर लेते हैं और अदर जो कंटेंट होते हैं वो कितने, उनकी कितनी एस्केप्टेबल लिमिट होती है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ डिज़ायरेबल हमारे पास मेटल नॉन मेटल हैं, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कलर, कलर कितना हम डिज़ायरेबल लिमिट हमारी कलर की क्या होती है, तो जो डिज़ायरेबल लिमिट होती है वो 5 TCU होती है, ट्रू कलर यूनिट। ठीक है, याद रखेंगे 5 TCU तक हम क्या कर सकते हैं, कलर को एप्लीकेबल कर सकते हैं। ऑर्डर जो होता है हमारा वो अनऑब्जेक्शनेबल होता है। टेस्ट जो होता है ये एग्रेबल होता है। और बात करें टर्बोडिटी, तो टर्बोडिटी हमारी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। पीएच वैल्यू की बात करें तो 6.5 से 8.5 के बीच होनी चाहिए। टोटल हार्डनेस की बात करें तो 300 मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3। आयरन की बात करें तो 0.3 हो जाएगा आप लोग का। और देखो क्लोराइड्स की अगर हम बात करें तो 250, जो मैक्सिमम क्लोराइड्स आपका होता है वो कितना होता है, 250 होता है। और रेजिडुअल फ्लो फ्री क्लोरीन जो होती है मैक्सिमम वो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होती है। तो ये जितनी भी लिमिट आप लोग को दी हुई है इधर, ये सब की सब मैक्सिमम लिमिट है। ये सब की सब अलग अलग वाटर कंटेंट में, जो आप लोग का वाटर है उसमें अलग अलग कंटेंट जो हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट आप लोग को गिवन है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, और डिज़ोल्व सॉलिड की अगर हम बात करें तो डिज़ोल्व सॉलिड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 500 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। कैल्शियम की बात करें तो 75, मैग्नीशियम की बात करें तो 30 मिलीग्राम पर लीटर, और कॉपर की बात करें तो 0.05। ठीक है, तो ये हमारी कुछ लिमिट्स होती हैं जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक तरफ क्या है हमारे पास लिस्ट 1 है और एक तरफ लिस्ट 2 है। हमको दोनों को क्या करना है, लिस्ट को मैच करना है। तो एक तरफ हमारे पास टाइप ऑफ सिस्टम दिया हुआ है। टाइप ऑफ सिस्टम का मतलब है कि ये जो सिस्टम है हमारा वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। तो जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये हमको दिए हुए हैं और एक तरफ उनके फीचर्स दिए हुए हैं, यानी कि पर्पस दिया हुआ है कि किसको हम किस पर्पस से यूज़ करते हैं। तो सब लोग अपना आंसर चूज़ करेंगे इसमें से कि कौन सा किसका सही हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेड एंड सिस्टम, उसके बाद आता है ग्रिड आयरन सिस्टम, फिर होता है रिंग सिस्टम, फिर होता है रेडियल सिस्टम। तो इनके बारे में बताएंगे। देखिए अगर हम बात करें डेड एंड सिस्टम की, तो जो हमारा डेड एंड सिस्टम होता है इसकी खास बात होती है कि ये सबसे ज़्यादा सिंपल और इकोनॉमिकल होता है। जो हमारा डेड एंड सिस्टम होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ये सिंपल एंड इकोनॉमिकल होता है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर तो हो जाएगा, ये जो मैच कर जाएगा वो थर्ड वाले से। उसके बाद उसके बाद हम बात करें ग्रिड आयरन सिस्टम की। तो गाइस जो ग्रिड आयरन सिस्टम होता है हमारा, ये जो सुटेबल होता है, ये जहाँ पर भी हमारा क्या हो, इक्वल प्रेशर की हमको रिक्वायरमेंट हो कि वाटर जो है हमारा वो इक्वल प्रेशर के साथ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ग्रिड आयरन सिस्टम को। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इक्वल प्रेशर इन मल्टीपल पाइप्स। ठीक है, पी आगे को कट रहा है, पी पाइप्स है, तो जितने भी पाइप्स हैं उन सब में हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा रिंग सिस्टम। तो रिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो रिंग सिस्टम क्या होता है हमारा, ये हमारा इसमें अगर हम बात करें तो दोनों चीज़ें होती हैं। ये इकोनॉमी एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर, दोनों के लिए अच्छा होता है। इकोनॉमिकली भी देखो और प्रेशर वाइज भी देखो आप, अगर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो रिंग सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। और अगर आप बात करो रेडियल सिस्टम की, तो रेडियल सिस्टम जो होता है आप लोग का वो जोनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए सबसे पहले डेड सिस्टम था जो कि हमारा क्या था, इकोनॉमिकली सिंपल था। ग्रिड आयरन सिस्टम था, ये प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था। लेकिन अगर आप बात करो रिंग सिस्टम की, तो रिंग सिस्टम क्या इकोनॉमिकली भी और प्रेशर वाइज भी दोनों तरीके से ज़्यादा सुटेबल माना जाता है बाकी मेथड से। और अगर रेडियल सिस्टम की बात करें तो ये जोनल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जोन वाइज इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग का होता है। तो ये सभी आप लोग क्या हो जाते हैं। तो इसका मतलब ए वाले का अगर हम बात करें ऑप्शन वाइज, तो ऑप्शन वाइज अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर जो हो जाना चाहिए हमारा, वो पहले का कितना हो जाएगा, थर्ड, और बी का कितना था, फर्स्ट, सी का क्या था, सेकंड, और डी का क्या था, फोर्थ। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बाकी अगर और भी पॉइंट आप लोग को जानने हैं तो मैं आप लोग को सभी के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा सिस्टम है, डेड एंड सिस्टम है। तो डेड एंड सिस्टम की अगर हम बात करें तो खास बात इसकी ये है कि सुटेबल होता है ओल्ड टाउन्स के लिए, जो भी हमारे ओल्ड टाउन्स होते हैं उनके लिए सुटेबल होता है। और इसको हम ट्री सिस्टम भी बोलते हैं।
ये भी आप लोग याद रखोगे, इसको हम ट्री सिस्टम भी बोलते हैं। और ये इकोनॉमिकली सिंपल तो होता ही है, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया, इकोनॉमिकल होता है और सिंपल आप लोग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट सिस्टम की, जो कि होता है हमारा ग्रिड आयरन सिस्टम। तो ग्रिड आयरन सिस्टम जो होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ग्रिड आयरन सिस्टम को याद रखना, इसको हम इंटरलेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटरलेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें कोई भी हमारा नो डेड एंड, नो डेड एंड, इसमें कोई भी हमारा डेड एंड नहीं होता है। ये भी चीज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए किसमें, ग्रिड आयरन सिस्टम में। और साथ में अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि इक्वल प्रेशर, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था, इक्वल प्रेशर होता है ऑल पाइप्स में। तो अगर इक्वल प्रेशर की ज़रूरत है तो हमारा कौन सा हो जाता है? ग्रिड आयरन सिस्टम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेडियल सिस्टम की। तो देखिए रेडियल सिस्टम जो था हमारा, अगर आप रेडियल सिस्टम की बात करेंगे तो जोनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इसमें हो जाता है। रेडियल सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो इसमें जोनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिंग आयरन सिस्टम की। तो रिंग सिस्टम जो होता है हमारा, इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात होती है कि इसमें क्या होता है कि जो मेन पाइप्स होते हैं हमारे, जो भी पेरीफेरी होती है, जो भी पेरीफेरी होती है, चाहे वो ब्लॉक की फॉर्म में हो, चाहे वो हमारी किस फॉर्म में हो, सर्कल की फॉर्म में, तो जो मेन पाइप होगा वो इसकी पेरीफेरी पे होता है, यानी कि जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी, पेरीमीटर होगी, उस पर हमारा मेन पाइप्स इसमें लगा हुआ होता है। और ये सुटेबल जो होता है हमारा, जो भी हमारी प्लान्ड सिटी होती है, जिसको हमने प्रॉपर तरीके से प्लान किया हुआ है सिटी को और टाउन को, उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है जो रिंग सिस्टम होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ पीक फैक्टर कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 1 लाख क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन हमारी 1 लाख है तो उसके लिए हमारा पीक फैक्टर कितना होता है, पीक फैक्टर कितना होता है, ये आप लोग को बताना है। तो ये जो पीक फैक्टर होता है ये हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन पे, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन पे हमारा डिपेंड करता है। तो अगर पॉपुलेशन 1 लाख है तो उसके लिए कितना होगा? सब लोग सही आंसर अपना सेलेक्ट कर लेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग का क्या होगा। तो देखिए जिस किसी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का 2.50 सेलेक्ट किया उसका बिल्कुल सही है। बात कर लेते हैं किसके लिए कितना आप लोग का पीक फैक्टर होता है। तो ये देखिए, अगर सर पॉपुलेशन आपकी 5 लाख तक है, सॉरी पॉपुलेशन आप लोग की क्या है 50,000 तक है, तो अगर 50,000 तक है तो पीक फैक्टर आपका 0.3 रहेगा। और पॉपुलेशन क्या है कि अगर 50,000 से लेकर के 2 लाख तक है तो आपका पीक फैक्टर 2.5 रहेगा। और अगर 2 लाख से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो पीक फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा? 2.0, यानी कि 2 हो जाए। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा पीक फैक्टर क्या है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी, हो सकता है ये भी रिलेशन हमसे पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर आर एडोप्टेड टू रिमूव। हमको बताना है कि जो रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर होता है उसको हम किसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तब तक मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ, आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए क्या आंसर होगा। देखिए होता क्या है, हमारे पास 2 तरीके के फ़िल्टर होते हैं। एक हमारे पास होता है सिलो सैंड फ़िल्टर और एक होता है हमारे पास रैपिड सैंड फ़िल्टर, ठीक है। 2 तरीके के हमारे पास फ़िल्टर होते हैं। तो सिलो सैंड फ़िल्टर की बात करेंगे और रैपिड सैंड फ़िल्टर की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि जो रैपिड सैंड फ़िल्टर होता है ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, आप लोग का 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर, जिसके बारे में हमारा क्वेश्चन है, रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर के बारे में। और दूसरा होता है हमारे पास प्रेशर फ़िल्टर। कौन सा होता है? प्रेशर फ़िल्टर होता है, ठीक है। रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर और प्रेशर फ़िल्टर में क्या डिफरेंस होता है, और स्लो सैंड फ़िल्टर और रैपिड सैंड फ़िल्टर में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सिर्फ ये समझ लो कि जो रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर होता है हमारा, इसमें जो हमको हेड रिक्वायर्ड होता है वो हमारा टू फ्लो फ्रॉम द सैंड, वो नेचुरली होता है। ग्रेविटी के हिसाब से हम उसको अपना हेड रखते हैं ऊपर नेचुरल सैंड के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर फ़िल्टर की बात करो तो इसमें जो हमें हेड अवेलेबल कराना पड़ता है उसके लिए हमको एक्सटर्नल प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, बाहर से हमको प्रोवाइड कराना होता है प्रेशर, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस होता है हमारा रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर में और ये होता है हमारा प्रेशर फ़िल्टर में, ठीक है। दोनों में डिफरेंस। लेकिन बात करें स्लो सैंड फ़िल्टर की और रैपिड सैंड फ़िल्टर की, तो स्लो सैंड फ़िल्टर की इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रैपिड सैंड फ़िल्टर, सॉरी
बैक्टीरियल रिमूवल इफ़िशियंसी, ये चीज़ को ध्यान रखना। बैक्टीरियल रिमूवल इफ़िशियंसी यानी कि बैक्टीरिया को जो अच्छे से रिमूव करता है वो स्लो सैंड फिल्टर होता है, और बैक्टीरिया कम रिमूव होते हैं हमारे रैपिड सैंड फिल्टर में। लेकिन अगर आप बात करो ओवरऑल इफ़िशियंसी की, तो रैपिड सैंड फिल्टर की ज़्यादा होती है और स्लो सैंड फिल्टर की इफ़िशियंसी कम होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। लेकिन अभी हम क्वेश्चन की बात करेंगे अपना रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर। तो जो हमारा रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर है वो किसको रिमूव करने में हेल्प करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट किया अपना, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया के साथ साथ क्या करता है ये, जो हमारे कोलोइडियल होते हैं, कोलोइडियल जो सॉलिड्स होते हैं, उनको भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए रैपिड जो हमारा रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर है ये किस किस चीज़ को और रिमूव करता है, तो जो फाइन सॉलिड होते हैं, फाइन सॉलिड पार्टिकल होते हैं, उनको भी रिमूव करता है, कलर को भी रिमूव करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैथोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी रिमूव करता है, जो डिजोल्व्ड मिनरल्स होते हैं उनको भी रिमूव कर देता है, और जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं जो हमारे सेडिमेंटेशन में रिमूव नहीं हुए थे, सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव नहीं हुए थे, उनको भी हमारा जो रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर है रिमूव कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि जो आप लोग का रैपिड सैंड फिल्टर होता है, इसकी जो रेट होती है वो आप लोग की 1/3 होती है, 1/30 होती है रैपिड सैंड फिल्टर की। यानी कि ओवरऑल रेट जो है स्लो सैंड फिल्टर की कम होती है और रैपिड सैंड फिल्टर की ज़्यादा होती है, लेकिन बैक्टीरियल रिमूवल इफिशियंसी स्लो सैंड फिल्टर की ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। बाकी अगर आप और देखना चाह रहे हो तो सारी चीज़ें आप लोग को ये मिल जाएंगी, पीडीएफ वगैरह में अवेलेबल करा दी जाएंगी। बाकी जो मेन पॉइंट्स थे वो सभी मैंने आप लोग को बता दिए। चलिए नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर स्मॉल कलर इंटेंसिटीज प्रिसाइजली। हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा जो कलर को मेजरमेंट करने के लिए यूज करा जाता है। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारा रो वाटर होता है, रो वाटर, तो रो वाटर को हमें सप्लाई करने से पहले उसको ट्रीट करना होता है। सप्लाई करने से पहले हमको उसको ट्रीटमेंट देना होता है। तो जो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, रो वाटर को ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसमें हमको कलर भी चेक करना होता है। तो उस कलर को चेक करने के लिए हम एक इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। तो वही आप लोग को बताना है किसका आप यूज़ करते हैं। ये 4 ऑप्शन आप लोग के पास हैं, सही आंसर बताएंगे सब लोग, सही आंसर क्या होगा। देखिए जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर बी को अपना सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है, टिंटोमीटर। ठीक है, कौन सा होता है, जो टिंटोमीटर होता है हमारा, वो कलर मेजरमेंट के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए और के बारे में बता देता हूँ, नेफ्लोमीटर किस लिए यूज होता है, बेलीज ट्यूब टर्बोडीमीटर किस लिए यूज होता है, नेस्लर ट्यूब किस लिए यूज होता है, इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि टर्बोडिटी हम किस किस से मेजर करते हैं। ठीक है, टर्बोडिटी मेजर करने के लिए हमारे पास होता है एक तो टर्बोडिटी रोड होता है, इसका हम यूज़ करते हैं, और उसके साथ ही एक हमारे पास जैक्सन टर्बोडिटी मीटर होता है, तो जैक्सन टर्बोडिटी मीटर का भी हम यूज़ करते हैं। बेलीज टर्बोडिटी मीटर होता है, इसका भी हम यूज़ करते हैं, और नेफिलोमीटर होता है, इसका भी हम यूज़ करते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बेलीज जो हमारा टर्बोडिटी मीटर होता है वो लाइट के किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो लाइट एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होता है। लेकिन नेफ्लोमीटर की बात करें तो किस पे बेस्ड होता है, स्कैटरिंग पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, स्कैटरिंग पे। तो आप इसको बेलीज को तो सिंपल याद रख सकते हो ए बी, बेलीज जो है वो हमारा किस पे बेस्ड है, एब्जॉर्प्शन पे। तो बाकी जो दूसरा वाला पूछेगा तो स्कैटरिंग पे हो ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ए बी या बी ए, जैसे भी आप चाहो उसको याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टिंटोमीटर। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, टिंटोमीटर क्या होता है, जो कलर होता है उसके मेजरमेंट के लिए यूज करा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ओस्मोस्कोप। तो ओस्मोस्कोप के बारे में मैं आप लोग को बता दूं, ये जो ओस्मोस्कोप होता है, जो भी हमारा टेस्ट एंड ऑर्डर, ठीक है, टेस्ट एंड ऑर्डर के मेजरमेंट के लिए जो यूज़ करा जाता है इंस्ट्रूमेंट, वो हमारा कौन सा होता है, ओस्मोस्कोप होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक और पूछा जाता है कि सर पीएच वैल्यू आप किससे मेजर करते हो, तो आपको याद रखना जो हमारा पोटेंटियोमीटर होता है, पोटेंटियोमीटर के लिए हम पोटेंटियोमीटर जो होता है उसको यूज़ करते हैं हम पीएच वैल्यू के लिए। ठीक है, और पीएच वैल्यू अगर हमारी 7 है तो इसका मतलब क्या है, वाटर है हमारा। ठीक है, जो कि नेचुरल है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर देखिए सॉलिड होते हैं, जो हमारे सॉलिड होते हैं कई तरीके के होते हैं, लेकिन उसमें जो डिजोल्व्ड सॉलिड होते हैं उसको मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। तो याद रखना एक तो हमारा ग्रेवी मेट्रिक टेक्निक होती है, और एक डाई आयनिक
टेस्टर होता है। तो ये दो टेक्निक हमारी यूज़ करी जाती हैं डिज़ोल्व्ड सॉलिड को मेज़र करने के लिए। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, मेनली कंसिस्ट ऑफ। देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दो तरीके का होता है, एक तो हमारा रो वाटर ट्रीटमेंट होता है, रो वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो रो वाटर ट्रीटमेंट होता है और एक हमारा सीवेज ट्रीटमेंट होता है। तो रो वाटर ट्रीटमेंट का अलग सिस्टम होता है और सीवेज ट्रीटमेंट का अलग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे कुछ हमको क्या है, कुछ सिस्टम दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास एक इनका सीरीज़ होती है, एक सीक्वेंस होता है इनका, तो उस सीक्वेंस के हिसाब से हमको इनको अरेंज करना है। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से जब हम अरेंज करेंगे तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो आता है हमारा, वो आता है सर स्क्रीनिंग। कौन सा आता है? स्क्रीनिंग। तो पहले नंबर पे स्क्रीनिंग आ जाता है। सेकंड पे हमारा ग्रिट रिमूवल ही आता है, ग्रिट चैम्बर आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन आ जाता है। फिर उसके बाद हमको करना होता है एरिएशन, और एरिएशन के बाद हमारा चला जाता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सीवेज फ्लो होता है। सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग के बाद ग्रिट चैम्बर में जाता है, फिर हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है, फिर उसका एरिएशन करते हैं और फाइनली हम उसको सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेज देते हैं। तो ये हमारे स्टेप्स रहते हैं। तो इन्हीं स्टेप्स के हिसाब से हमारे पास ऑप्शंस थे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। 1 3 1 2 5 4 3, ठीक है। तो ये अरेंज करने को कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, कैलकुलेट द डिटेंशन टाइम। हमको डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करना है, जिसमें हमारा जो टैंक है उसकी हमारे डायमेंशन गिवन है, ब्रेथ, लेंथ और डेप्थ हमारे पास है, और रेट ऑफ फ्लो भी हमारे पास है। जो डिस्चार्ज है हमारे पास वो कितना है, 4 × 10⁻³ लीटर पर आवर हमारे पास डिस्चार्ज है। तो हम कैलकुलेट करेंगे डिटेंशन टाइम। तो देखिए डिटेंशन डिस्चार्ज हमको पता है, अगर हमको डिटेंशन टाइम को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास डिस्चार्ज का फॉर्मूला, डिस्चार्ज की यूनिट होती है मीटर क्यूब/सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास होती है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हमारे पास मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और हमको डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करना, तो टाइम ही रहने दो, वॉल्यूम ये हो गया और डिस्चार्ज को इधर ले आओ, ठीक है। तो V/Q हमारे पास हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम को ऊपर रख दो। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 2.5 ऊपर आ जाएगा मीटर क्यूब में। और नीचे क्या दे रखा हमको, डिस्चार्ज, तो 4 × 10⁻³ लेकिन अगर आप बात करो तो ऊपर मीटर क्यूब है और नीचे लीटर है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा दो आप। तो 1000 से ये कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, और 25 2 जा कितना हो गया 50, और एक पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो यानी कितना आएगा 5 आवर आएगा। तो जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए था उसका बिल्कुल सही है। तो अगर आप सॉल्यूशन देखना चाह रहे हो तो ये आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। और हमारा जो डिटेंशन टाइम होता है उसको हम आवर में ही काउंट करते हैं, ये चीज़ भी आप लोग को मालूम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग वाटर में रिक्वायर रिकार्बोनेशन। देखो होता क्या है कि वाटर सॉफ्टनिंग के लिए कुछ प्रोसेस यूज़ करी जाती हैं, चाहे हमारे पास वो लाइम सोडा प्रोसेस हो, चाहे वो हमारे पास आयन एक्सचेंज प्रोसेस हो, ये हमारे पास प्रोसेस यूज़ करी जाती हैं, चाहे वो जियोलाइट बेड हो। तो वाटर सॉफ्टनिंग के लिए बहुत सारी प्रोसेस यूज़ करी जाती हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि वो कौन सी वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस होती है जिसमें रिकार्बोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो रिकार्बोनेशन की ज़रूरत पड़ती है हमको लाइम सोडा प्रोसेस में। तो लाइम सोडा प्रोसेस जो होती है वाटर को सॉफ्ट करने की प्रोसेस होती है, वाटर को सॉफ्ट करने की प्रोसेस होती है। तो फिर इसमें रिकार्बोनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? रिकार्बोनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम लाइम सोडा से क्या करते हैं, वाटर को सॉफ्ट करते हैं, तो उसमें CaCO3 बन जाता है और MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो कराते हैं इनमें। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो इनका प्रेसिपिटेशन बना था उसको क्या कर देती है, वाटर में डिजोल्व कर देती है। इसलिए हम क्या करते हैं, रिकार्बोनेशन करते हैं। तो रिकार्बोनेशन का मतलब क्या है? रिकार्बोनेशन का मतलब है कि हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो कराते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी आफ्टर वाटर सॉफ्टनिंग। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से। हमारे पास देखिए पॉपुलेशन गिवन है, मैं आप लोग क्वेश्चन जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास है लास्ट 3 डिकेड्स की हमको पॉपुलेशन मालूम है, और हमको क्या है नेक्स्ट 2 डिकेड्स में पॉपुलेशन बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपना फॉर्मूला लगाएंगे अर्थमेटिक मीन का। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा दो, N=P0 + के N(x), और इसको हम यूज़ करके अपना पॉपुलेशन निकाल देंगे। और यहाँ से क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो देखिए हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग वही है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम आने वाले टाइम के लिए कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो वो डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है, बर्थ रेट पे डिपेंड करती है,
डेथ रेट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, डिक्रीज़ इंक्रीज़ जो बर्थ रेट होती है, और जो माइग्रेशन हो रहे हैं उन पे भी डिपेंड करती है, जो एनेक्सेशन होता है उस पर भी डिपेंड करती है। तो इन सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। अब देखिए, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के आप लोगों ने मेथड पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को सारे मेथड बताने वाला हूँ। टोटल जो मेथड होते हैं हमारे पास वो 10 मेथड्स होते हैं, तो सभी के बारे में देख लीजिए। ये आप लोग के पास पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अर्थमेटिक मीन मेथड, ज्योमेट्रिक, इंक्रीमेंटल, डिक्रीज रेट होता है, लॉजिस्टिक कर्व होता है, ग्राफिकल एक्सटेंशन होता है, ग्राफिकल कंपैरिजन होता है, जॉइनिंग और मास्टर प्लान मेथड होता है, रेशियो एंड कोरिलेशन मेथड होता है, ग्रोथ कंपोजिशन एनालिसिस मेथड होता है। तो टोटल हमारे पास 10 मेथड्स होते हैं टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ठीक है। इन सभी मेथड्स को हमको ध्यान रखना होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है हम अपना अर्थमेटिक मीन मेथड से करेंगे। तो देखिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास पॉपुलेशन थी, इनका गैप निकाला तो कितना है 10,000, इनका गैप निकाला तो कितना है 10,000। अब हम इसको क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन या एवरेज निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, 10,000 प्लस 10,000, और फिर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, यानी कि एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी 10,000। सोल्व कर दो भाई, नेक्स्ट 2 डिकेट्स के लिए निकालना, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो रख करके जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग अगर अंदाज़ा लगाना चाहें तो आप डायरेक्ट भी आंसर टिक कर सकते हैं, 20,000, 30,000 और यहाँ पे हो गया 40,000। तो अगली बार कितनी होगी 50,000, फिर उससे अगली बार कितनी होगी 60,000। तो डायरेक्ट भी आप आंसर लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह ये तरीका नहीं लगेगा, ठीक है ना। जब एक सेम रेट से हो रहा हो तो तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना यार, और आप लोग को ये क्वेश्चंस की जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं, और ये सारी चीज़ें एक बार कमेंट करके बताना। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक करो यार, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। इससे अगली जो वीडियो रहेगी हमारी वो भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पर रहेगी, जिसमें हमारा सीवेज से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, सीवेज सिस्टम से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो वीडियो आप लोग को कल मिल जाएगी, डेली मॉर्निंग में आप लोग को वीडियो मिलेगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट और करके बताना, और लाइक करना यार वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।